हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस लाइफ। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का एमसीक्यूज प्रश्न का डिस्कशन करवाएंगे। तो इसमें हम सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज प्रश्न का डिस्कशन करवाते हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर से पहले मैं 4 क्लास ले चुकी हूँ, आज 5वां क्लास का डिस्कशन करवाऊँगी। लेकिन इससे पहले मैं मेरी तरफ से आप लोग को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। आप लोग इस नया साल आपके लिए कुछ अच्छा हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे पहले अपना एमसीक्यूज प्रश्न के क्लास से। तो आज का हमारा प्रश्न यहाँ से होगा। 500 तक हम कवर कर चुके थे, आज हम 501 से कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका परीक्षा जो है 5 तारीख को, 11 तारीख को और 12 तारीख को होने वाला है। एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो गया है, तो आप लोग एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिए होंगे। तो समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप परीक्षा की तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए। मात्र 4 दिन आपके पास समय है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम पहले प्रश्न से। और हमारा पहला प्रश्न है, ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी है। ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोक्सिया। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांस लेने में तकलीफ है। सांस लेने में तकलीफ है, तो इसके लिए कौन सा टर्म होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डिस्निया। सांस लेने में तकलीफ को क्या बोलते हैं? डिस्निया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हो जाएगा, मूत्र का पूर्ण अभाव कहा जाता है। कंप्लीट अब्सेंस ऑफ यूरिन इज कॉल्ड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनूरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नाक से खून बहने को कहते हैं। नाक से खून बहने को क्या कहेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपिटेक्सिस कहा जाता है। नाक से खून बहने को एपिटेक्सिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ जीवाणुनाशन की विधि क्या है? सर्वश्रेष्ठ जीवाणुनाशन की विधि है ऑटोक्लेविंग, वाष्पदाबी विसंक्रमण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, एपिकल नाड़ी की साइट है। एपिकल नाड़ी की साइट है हार्ट पर, हृदय पर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुदा तापमान लिया जाता है। रेक्टल टेम्परेचर इज टेकन इन द केस ऑफ। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेहोश मरीज में, सदमे में और 5 वर्ष से कम बच्चों में। उपरोक्त सभी में रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला है, रोग जिसमें रिगर मार्टिस की अवस्था में दिखाई देती है। रिगर मार्टिस सीन इन कौन से रोग में दिखाई देती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद रिगर मार्टिस अवस्था दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, रोगी जिसके लिए कंबल बिस्तर बनाया जाता है। रोगी जिसके लिए कंबल बिस्तर बनाया जाता है, उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गठिया रोगी के लिए, अर्थराइटिस पेशेंट के लिए ब्लैंकेट बेड बनाया जाता है। शरीर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे होता है। शरीर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे होता है, तो इसे क्या कहते हैं? हाइपोथर्मिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइपोथर्मिया अल्पोष्णता कहते हैं। अगला है, दर्द के साथ पेशाब को बार बार आने को कहा जाता है। दर्द के साथ पेशाब को बार बार आने को डिसूरिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेनफुल मिक्चुरेशन इज कॉल्ड डिसूरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं के विकास को बाधित करता है। जीवाणुओं के विकास को बाधित करता है, तो कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणुरोधक, बैक्टीरियोस्टेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरीज के डिस्चार्ज के बाद अथवा मृत्यु के बाद यूनिट कीटाणु शोधन है।
डिसइंफेक्शन ऑफ क्लाइंट्स यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज और डेथ ऑफ क्लाइंट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टर्मिनल डिसइंफेक्शन। अगला प्रश्न है, दबाव में भाप द्वारा स्टरलाइजेशन क्या कहा जाता है? दबाव में भाप द्वारा स्टरलाइजेशन क्या कहा जाता है? तो ऑटोक्लेविंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली का नीला पड़ना क्या कहलाता है? त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली का नीला पड़ना क्या कहलाता है? साइनोसिस कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइनोसिस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, खुजली के साथ खोपड़ी का नॉन इन्फ्लेमेटरी डेस्क्वामेशन। खुजली के साथ खोपड़ी का नॉन इन्फ्लेमेटरी डेस्क्वामेशन होता है। तो इसका उत्तर है डैंड्रफ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिचली और उल्टी रोकने के लिए दवा का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से दवा का? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एंटी इमेटिक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीभ की सूजन क्या कहलाती है? जीभ की सूजन ग्लोसाइटिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, निगलने में कठिनाई है, निगलने में कठिनाई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्फेजिया। जिसको निगलने में कठिनाई होती है उसे डिस्फेजिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेबीज होता है, रेबीज किसके काटने से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता के काटने से रेबीज होता है। रेबीज काउज्ड बाय डॉग बाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्पताल में होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। अस्पताल में होने वाले संक्रमण को नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब ताप 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे अधिक हो जाता है तब क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, अति ज्वर। अगला प्रश्न है, पीठ की शल्य क्रिया के पश्चात रोगी को कौन सी अवस्था प्रदान की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोन अवस्था, अधोमुख। पीठ की शल्य क्रिया के पश्चात रोगी को अधोमुख अवस्था प्रदान की जाती है, प्रोन पोजीशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भूख न लगने की अवस्था को क्या कहते हैं? भूख न लगने की अवस्था को एनोरेक्सिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, कपकपी या जूड़ी, कपकपी या जूड़ी की प्रथम अवस्था क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ राइगर का प्रथम अवस्था क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्ड स्टेज। शीत अवस्था जो है यह कपकपी या जूड़ी की प्रथम अवस्था है। अगला है, मरीज को श्वास लेने में कठिनाई हो तो क्या करना चाहिए? मरीज को श्वास लेने में कठिनाई हो तो क्या करना चाहिए? रोगी को सिरहाना ऊंचा करना चाहिए, रेज द हेड एंड। अगला है, बीडी का अर्थ क्या होगा? बीडी का अर्थ क्या होता है? तो दिन में 2 बार, ट्वाइस ए डे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, आमवात रोगी के लिए, आमवात रोगी के लिए कैसा बिस्तर तैयार किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैंकेट बेड, कंबल बिस्तर का तैयार किया जाता है। आमवात रोगी के लिए कंबल बिस्तर का तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांप के काटने पर निम्नलिखित में से कौन सा इलाज नहीं करना चाहिए? सांप के काटने पर निम्नलिखित में से कौन सा इलाज नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांप के काटने वाली जगह पर बर्फ की थैली रखना नहीं करना चाहिए, और सांप के काटने वाली जगह के ऊपर टूर्निकेट बांधना चाहिए, यह तो करना चाहिए। सांप के काटने वाली जगह को गर्म करना, यह भी सही है। सांप के काटने वाली जगह को हृदय के लेवल से नीचे रखना, यह भी सही है।
तो कौन सा गलत है? सांप के काटने वाली जगह पर बर्फ की थैली रखना, यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि यदि नाड़ी दर 60 बीट प्रति मिनट के नीचे है तो डाइजॉक्सिन गोली नहीं देना चाहिए। कितना नीचे? 60 बीट प्रति मिनट के नीचे अगर नाड़ी दर है तो डाइजॉक्सिन गोली नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स इज कॉल्ड। डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स इज कॉल्ड पल्स डेफिसिट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन ए बेड रिडन पेशेंट कॉन्स्टिपेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। इन ए बेड रिडन पेशेंट कॉन्स्टिपेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड एंड रफेज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, टैबलेट डाइजोक्सिया। टैबलेट डाइजोक्सिया इज नॉट एडमिनिस्टर्ड इफ द पल्स रेट इज। टैबलेट डाइजोक्सिया इज नॉट एडमिनिस्टर्ड इफ द पल्स रेट इज बिलो 60 पर मिनट। अगला है, रेक्टल टेम्परेचर इज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हाइयर देन ऑरल टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। परसेंस ऑफ ब्लड इन वॉमिटस इज नॉन एज हेमेटेमेसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन कैन बी मेजर्ड ड्यूरिंग। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन कैन बी मेजर्ड ड्यूरिंग रिफ्रैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूजिंग मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन को कैसे मापेंगे? तो रिफ्रैक्टोमीटर से मापेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्पिरिट इज यूज्ड इन द बैक केयर बिकॉज स्पिरिट इज यूज्ड इन द बैक केयर बिकॉज हार्डन्स द स्किन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। सांप अगर मतलब काटते हैं तो कौन सा इलाज नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अप्लाई हीट टू द एरिया। अप्लाई हीट टू द एरिया यह नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला है, द टाइप ऑफ स्टूल पास्ड बाय पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड इज रेफर्ड एज डार्क टेरी स्टूल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द टाइप ऑफ स्टूल पास्ड बाय पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड इज रेफर्ड एज डार्क टेरी स्टूल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, नॉर्मल टेम्परेचर पर रेक्टम इज। रेक्टल तापमान सामान्य होता है 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मुंह की सफाई में प्रयोग किया जाता है। मुंह की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है पोटासियम पर मैग्नेट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। जुओं को मारने में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बोलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है जुओं को मारने में। अगला प्रश्न है, पेल्विक परीक्षा में किस स्थिति में इस्तेमाल करते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लिथोटोमी पोजीशन में पेल्विक परीक्षा इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, कितना ग्राम 1 औंस के बराबर है? कितना ग्राम 1 औंस के बराबर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 ग्राम 1 औंस के बराबर है। बोन मैरो में इंजेक्शन लगाने को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंट्राओसियस कहते हैं। बोन मैरो में इंजेक्शन लगाने को इंट्राओसियस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, मूत्र जांच में कितनी बूंदें मूत्र की बेनेडिक्ट घोल में इस्तेमाल की जाती है? मूत्र जांच में कितनी बूंदें मूत्र की बेनेडिक्ट घोल में इस्तेमाल की जाती है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 बूंदें। अगला प्रश्न है दर्द से निवारण पाने के लिए दवा को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनाल्जेसिक कहते हैं। दर्द से निवारण पाने के लिए एनाल्जेसिक दवा इसको कहेंगे। ड्रग यूज टू रिलीव पेन इज कॉल्ड एनाल्जेसिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा एचएस का मतलब क्या है? एचएस का मतलब है सोते समय एट बेड टाइम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है मुंह की सफाई के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड की मात्रा का अनुपात होता है, तो कितना होगा? 1:10। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्तचाप निम्न में से मापा जाता है। रक्तचाप निम्न में से मापा जाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्फिग्मोमेनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एनीमा दिया जाता है। एनीमा कौन से पोजीशन में दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेफ्ट लेटरल पोजीशन में एनीमा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे जी मिचलाने एवं उल्टी को रोकने की दवा कौन सी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंटी इमेटिक्स। जी मिचलाने एवं उल्टी को रोकने के लिए एंटी इमेटिक्स दवा दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न के मरीज के सिकाई निषेध है। निम्न के मरीज में सिकाई निषेध है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अगला है यूरिन का नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? यूरिन का नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? तो एसिडिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब यूरिन पास करते समय तकलीफ होती है तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी डिसयूरिया। जब यूरिन पास करते समय तकलीफ होती है तो इसे डिसयूरिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब पेशेंट केवल बैठी हुई अवस्था में श्वास ले सके तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऑर्थोपनिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई हो तो क्या करना चाहिए? जब पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई हो तो रेज द हेड इन साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेड को थोड़ा ऊपर उठा देंगे, इसलिए इसको बोल रहे हैं रेज द हेड इन साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्वचा का नीलापन दिखना क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी साइनोसिस। त्वचा का नीलापन दिखना साइनोसिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे किसके जांच हेतु हेज परिपथ की जाती है? हेज टेस्ट इज द यूज्ड फॉर। हेज टेस्ट किसके जांच हेतु करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाइल्स पिगमेंट के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 पिंट बराबर होता है। 1 पिंट किसके बराबर होता है? 500 ml का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे मूत्र त्याग करने में पीड़ा होना क्या कहलाता है? मूत्र त्याग करने में पीड़ा होना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी डायसूरिया कहलाता है। अगला है वह स्थिति जिसमें मरीज का सिर नीचे की ओर रहता है और पैताना 45 डिग्री के कोण पर ऊंचा उठा रहता है, उसे क्या कहेंगे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शरीर में रक्त के प्रति 100 ml में NaCl की संकेंद्रण कितना होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 0.9%। द कंसेंट्रेशन ऑफ NaCl इन अवर ब्लड पर 100 ml इज 0.9%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 वर्ष से कम उम्र के शिशु के लिए औषधि के शिशु मात्रा की गणना का नियम कौन सा हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रायड रूल, फ्रायड नियम। अगला प्रश्न है औषधियाँ जो आमाशय एवं आंतों से गैस बाहर निकालती है। औषधियाँ जो आमाशय एवं आंतों से गैस बाहर निकालती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्मिनेटिव।
ड्रग दैट काउज एक्सपल्सन ऑफ गैस फ्रॉम GI ट्रैक्ट इज कॉल्ड कार्मिनेटिव। इस क्वेश्चन में हमको कन्फ्यूज़न है, एंटासिड होना चाहिए या कार्मिनेटिव। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। मुंह से बदबू आना, ऑफेंसिव ऑर्डर ऑफ ब्रेथ इज कॉल्ड। मुंह से बदबू आना को क्या कहेंगे, तो हेलिटोसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी एएनएम छात्राओं के पास ये वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे का प्रश्न देखेंगे, नर्सिंग प्रक्रिया के कौन से चरण में मरीज को दिए गए नर्सिंग सेवा के उद्देश्य की पूर्ति का ज्ञान किया जाता है। नर्सिंग प्रक्रिया के कौन से चरण में मरीज को दिए गए नर्सिंग सेवा के उद्देश्य की पूर्ति का ज्ञान किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इवैल्यूएशन। अगला प्रश्न है, कौन से अंग की परीक्षण के लिए ओटोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से अंग की परीक्षण के लिए ओटोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कान की परीक्षण के लिए ओटोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हो जाएगा, इनमें से कौन सा सही है, दवाइयाँ देने के सही में शामिल नहीं है का ज्ञान किया जाता है। विच राइट इज नॉट इंक्लूडेड इन राइट्स ऑफ गिविंग मेडिकेशन, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट नीडल। बाकी राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट क्लाइंट और राइट ड्रग या उसमें शामिल है, सिर्फ राइट नीडल नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, डेक्यूबिटस अल्सर का मुख्य कारण क्या है। डेक्यूबिटस अल्सर का मुख्य कारण क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दबाव, प्रेशर इसका मुख्य कारण है। अगला है, असामान्य नाड़ी जिससे एक हृदय स्पंदन एवं 2 धमनी स्पंदन होते हैं, जिससे दोहरी धड़कन का अनुभव होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिक्रोटिक। डिक्रोटिक में असामान्य नाड़ी, एक हृदय स्पंदन एवं 2 धमनी स्पंदन होते हैं, जिससे दोहरी धड़कन का अनुभव होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिक्रोटिक। अगला है, शारीरिक परीक्षण की कौन सी विधि में शरीर के किसी भाग को उसके लचीलापन की जांच हेतु हाथों से घुमाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाल्पेशन। विच टेक्निक ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड्स मूविंग ए पार्ट ऑफ बॉडी टू नोट इट्स फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉन एज पाल्पेशन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, आगे का प्रश्न में है, वयस्कों में सामान्य शारीरिक तापमान कितना होगा। वयस्कों में सामान्य शारीरिक तापमान कितना होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइपोक्सिया कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जिससे रोग संचारित होता है। वह पदार्थ जिससे रोग संचारित होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्माइट। वह यांत्रिक साधन जिससे पात को रोका जाता है। द मैकेनिकल डिवाइस इज यूज्ड टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुट रेस्ट। अगला है, द डिफरेंस बिटवीन एक्सिलरी एंड रेक्टल टेम्परेचर। द डिफरेंस बिटवीन एक्सिलरी एंड रेक्टल टेम्परेचर, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला है, किसके जांच हेतु रोथेरा परीक्षण की जाती है। किसके जांच हेतु रोथेरा परीक्षण की जाती है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसीटोन। एसीटोन के जांच हेतु रोथेरा टेस्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतःत्वचीय इंजेक्शन। अंतःत्वचीय इंजेक्शन प्रवेश करने का कोण कितना होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 डिग्री हो जाएगा। द एंगल ऑफ इंसर्शन फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज कॉल्ड 15 डिग्री। अगला है, गैस विसंक्रमण का अन्य नाम है। गैस विसंक्रमण का अन्य नाम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूमिगेशन। गैस स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूमिगेशन, ऑप्शन नंबर सी इसका
सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा मृत्यु के बाद शरीर में कारापन होना। मृत्यु के बाद शरीर में कारापन होना क्या कहलाता है? राइगर मोर्टिस। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, श्वसन कष्ट को कम करने के लिए कौन सा स्थिति का उपयोग किया जाता है? श्वसन कष्ट को कम करने के लिए कौन सा स्थिति का उपयोग किया जाता है? तो फॉलर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह औषधि आदेश जिसमें एक ही बार औषधि देने का आदेश होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन टाइम ऑर्डर। द टाइप ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर विच इज एडमिनिस्टर्ड ओनली वंस, तो उसका नाम हो जाएगा वन टाइम ऑर्डर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एक गैलन बराबर होता है। एक गैलन कितना बराबर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 क्वार्ट के बराबर होता है। अगला है, औषधियों को इंजेक्शन द्वारा स्पाइनल गुदा में प्रविष्ट करना। औषधियों को इंजेक्शन द्वारा स्पाइनल गुदा में प्रविष्ट करना क्या कहलाएगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंट्रा स्पाइनल। अगला है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? तो 12 मई 1820 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, बड़ी आंत को घोल द्वारा साफ करने के उपचार को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलोनिक इरिगेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से व्यावसायिक नर्स का गुण क्या है? प्रोफेशनल नर्स का गुण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। लचीलापन, तकनीकी योग्यता, भावनात्मक स्थिरता, तीनों इनके गुण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, नर्सिंग व्यवसाय में नर्स की भूमिका हो सकती है। नर्सिंग व्यवसाय में नर्स की भूमिका हो सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो पहला भूमिका क्या है हम देखेंगे। नर्सिंग व्यवसाय में नर्स की भूमिका नर्सिंग देखभालकर्ता के रूप में, यह भी इसकी भूमिका है। नर्सिंग शिक्षक के रूप में, यह भी है। और आगे है अनुसंधानकर्ता के रूप में, तो यह भी है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नर्सिंग के सिद्धांत में शामिल है, नर्सिंग के सिद्धांत में शामिल है मरीज को आराम प्रदान करना, मरीज की सुरक्षा, साधन संपन्नता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला है, ICN कोड्स ऑफ इथिक्स। ICN कोड्स ऑफ इथिक्स के अवयव में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्स एवं डॉक्टर शामिल नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से अस्पतालों में तैयार किया जाने वाला रिकॉर्ड है। निम्न में से अस्पतालों में तैयार किया जाने वाला रिकॉर्ड कौन सा होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। OPD रजिस्टर, IPD रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, सभी इसका अस्पताल में तैयार किए जाने वाले रिकॉर्ड है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक कारक संप्रेषण में अवरोध, बैरियर इन कम्युनिकेशन के रूप में कार्य नहीं करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांत एवं एकांत वातावरण। शांत एवं एकांत वातावरण जो है यह बैरियर इन कम्युनिकेशन के रूप में कार्य नहीं करता है। बाकी अस्पष्ट भाषा का उपयोग करना, प्रेषक को संदेश के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं होना, प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता का भिन्न भिन्न सामाजिक सांस्कृतिक विश्वासों वाला होना, यह सभी इसके रूप में कार्य करता है, सिर्फ शांत एवं एकांत वातावरण को छोड़कर। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हो जाएगा, आकलन की प्रक्रिया असेसमेंट प्रोसेस का घटक नहीं है। असेसमेंट प्रोसेस का घटक कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, समस्या कथन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जो है यह असेसमेंट प्रोसेस का घटक नहीं है। दूसरा है कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, वैलिडेटिंग डाटा, यह तीनों इसका घटक है, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक शारीरिक परीक्षण की विधि नहीं है? निम्न में से कौन सी एक शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन की विधि नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौदेबाजी करना।
बार्गेनिंग जो है यह शारीरिक परीक्षण की विधि नहीं है। दूसरा, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन और अस्कल्टेशन यह फिजिकल एग्जामिनेशन की विधि है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें पूछा है कौन नहीं है, तो सौदेबाजी करना नहीं है, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हो जाएगा संप्रेषण का तत्व। संप्रेषण का तत्व एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अटेंशन जो है यह एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। बाकी मैसेज सेंडर और चैनल जो है यह एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अटेंशन नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी एनएम छात्राओं के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और हमारे वीडियो का लाभ उठा सके। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।